हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी मेंस 2024 में समाजशास्त्र विषय को लेकर के वीडियो लेक्चर सीरीज प्रारंभ की थी और इस सीरीज में हम अभी तक 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं और वो जो दोनों टॉपिक हैं वो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को लेकर के हैं। मैंने आपको समाजशास्त्र विषय प्रारंभ करने के पहले ही ये बता दिया था कि समाजशास्त्र में जब तक आप मूलभूत अवधारणा नहीं समझ पाएंगे तब तक आप समाजशास्त्र विषय को ना तो समझ पाएंगे और लिखना बहुत कठिन हो जाएगा बिना उसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझे हुए। तो इसके पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने 2 मूलभूत अवधारणाएं पढ़ ली हैं, जिसमें पहली मूलभूत अवधारणा है समुदाय की, दूसरी समिति या संघ। आज हम प्रारंभ करेंगे संस्था। ठीक, चलिए अभी हम देखते हैं जो आपका सिलेबस है तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस में ये यूनिट नंबर 1 है, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा ही इसका नाम है। और समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं में ये जो दूसरा नंबर का पॉइंट है इसमें हमने पढ़ लिया है समुदाय। इसके अलावा संघ, संघ का ही दूसरा नाम समिति है। तो आपको जो वीडियो लेक्चर मिलेगा वो समिति के नाम से मिलेगा क्योंकि संघ और समिति का समाजशास्त्र में एक ही अर्थ है। तो 2 मूलभूत अवधारणाएं हमने पढ़ ली हैं, समुदाय और समिति की। इसके अलावा तीसरी जो मूलभूत अवधारणा है वो संस्था की है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तीनों मूलभूत अवधारणाएं समुदाय, संस्था, समिति, ये आपस में इंटरलिंक है, इसलिए जब भी आप पढ़ें इसको तो तुलनात्मक रूप से ही आपको अध्ययन करते हुए पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स समुदाय और समिति का लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से वो आकर के देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं जल्दी से। संस्था, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन तो संस्था शब्द है, संस्था शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुक है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल बुक में इन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग किया था। केवल प्रयोग ही किया था, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं दिया था। आपसे यहाँ पर 3 मार्कर में ये पूछने में आ सकता है कि संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उसका उत्तर होगा कि सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था और उन्होंने अपनी बुक फर्स्ट प्रिंसिपल में इस शब्द का प्रयोग किया था। अब केवल शब्द का प्रयोग किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, बहुत औपचारिक रूप से प्रयोग किया था, ज्यादा नहीं समझाया था उसके बारे में। संस्था शब्द का जो व्यापक रूप से प्रयोग है वो समनर ने किया है। समनर अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और समनर की जो बुक है वो है फोकवेस। फोकवेस को हम हिंदी में बोलते हैं जनरीति। संस्था में आप जनरीति का टॉपिक आगे पढ़ेंगे भी। तो संस्था शब्द का जो व्यापक रूप से प्रयोग है वो कहां से शुरू होता है, वो समनर ने प्रारंभ किया था और समनर की पुस्तक कौन सी है, फोकवेस। ये जो पुस्तकें हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे 3 मार्कर में पुस्तक के बारे में भी पूछने में आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो फोकवेस पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो उसका 3 मार्कर में पूछ सकते हैं, तो उसका उत्तर होगा कि समनर ने लिखी है और इसमें इन्होंने संस्था के बारे में बताया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो आ गया कि संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया या उसका व्यापक प्रयोग किसने किया। अब हम बात कर लें कि संस्था जो शब्द है संस्था जो अवधारणा है आखिर उसका अर्थ क्या है। तो संस्था का जो अर्थ है, संस्था का अर्थ हम निकालते हैं कि जो नियम कानून होते हैं, नियम कानूनों का जो संग्रह होता है या नियम कानून की जो व्यवस्था होती है, देखिए लिखा हुआ नियम कानून की व्यवस्था या नियम कानूनों का संग्रह या किसी भी जगह कार्य करने की जो विधियां होती हैं वो या कार्य करने की प्रणालियां होती हैं या कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो संस्था कहलाता है। अब देखिए एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे
तो समाजशास्त्र पढ़ते समय आपको सामान्य अवधारणा और समाजशास्त्रीय अवधारणा इन दोनों में ही अंतर करना आवश्यक है। सामान्य अवधारणा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो संस्था है, यदि हम सामान्य अवधारणा की बात करेंगे ना, तो ये जो संस्था शब्द है, इस संस्था शब्द का जो अर्थ सामान्य अवधारणा में हम ले लेते हैं वो किसी समिति से ले लेते हैं, ठीक है ना। स्कूल कॉलेज को हम क्या बोलने लगते हैं, संस्था होता भी है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी, ठीक है ना, लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो इंस्टीट्यूट शब्द आ रहा है ये संस्था से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल ये सामान्य अर्थ है। जो विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट अर्थ में संस्था जो शब्द आता है वो नियम कानूनों को लेकर के आता है। कोई भी संगठन होता है, जैसे स्कूल है या कॉलेज है या परिवार है या कोई भी संगठन है, कोई भी समिति है, कोई भी समाज है, वहां पर हमेशा ही नियम कानून होते हैं, कार्य करने के तरीके होते हैं, कार्य करने की पद्धति होती है। तो वो जो कार्य करने की पद्धति है या नियम कानून है, उन नियम कानूनों का स्वरूप क्या कहा जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, संस्था। तो यहाँ पर संस्था शब्द का तात्पर्य किसी संगठन या किसी समूह या समिति से नहीं है, बल्कि केवल और केवल किससे, नियम कानूनों के संग्रह से है। कोई भी समूह है या कोई भी समिति है या कोई भी संगठन है, उसका अस्तित्व संस्था के बिना संभव नहीं है। अब संस्था के बिना संभव नहीं है, इसका मतलब यह है कि कोई भी समूह, कोई भी समिति, कोई भी संगठन बिना नियम कानून के नहीं चल सकता। यह तो बहुत सामान्य सी बात है कि कोई भी संगठन बनेगा तो संगठन बनने के साथ साथ उसमें नियम के संगठन किस रूप से काम करेगा, नियम बनना बहुत जरूरी होते हैं। नियम तो हमारे परिवार में भी होते हैं, परिवार भी समिति का एक रूप है, और परिवार को चलाने के लिए जो नियम कानून की व्यवस्था होती है उसे क्या बोलेंगे, हम संस्था बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट, हमारी जो आवश्यकता पूर्ति है या समाज की यदि हम बात करें तो समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जितना भी मानव समूह है, उनकी जब आवश्यकता पूर्ति होती है तो वो किन किन चीजों का निर्माण कर लेते हैं, वो कुछ समूहों का निर्माण कर लेते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। जैसे कि हम लोग भी अपने मित्र समूह का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी समूह का जो निर्माण होता है वो सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं आवश्यकता पूर्ति के लिए उस समूह का निर्माण किया जाता है। या हमने बहुत सारी समितियां बना दी हैं, जैसे जितने भी सरकारी विभाग हैं, निजी विभाग हैं, बैंक है, इसके पहले के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, ये सब क्या है, ये सब समितियां हैं। इसके अलावा समुदाय, समुदाय भी बहुत सारे नगर, गांव, देश, ये सब क्या है, ये सब समुदाय है। इन सभी से क्या है, हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है या मनुष्य ने इन सब का निर्माण कर रखा है। जैसे ही इनका निर्माण होता है और इनके निर्माण के साथ साथ किस चीज का जन्म हो जाता है, इनसे जुड़े हुए नियम कानून और कार्य करने के तरीकों का जन्म हो जाता है। आप ऐसा कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कोई गांव नगर हो और उसमें कोई नियम कानून ना हो, या कोई समूह है जैसे परिवार, या कोई समिति है जैसे कोई भी सरकारी संगठन हो सकता है, उसमें नियम कानून ना हो। तो ये तब तक रहेंगे जब तक नियम कानून या कार्य विधियां चलती रहेंगी। तो जैसे ही किसी समुदाय, समिति या समूह का जन्म होता है, उसी के साथ साथ जुड़े हुए उसको चलाने के लिए उससे संबंधित नियम कानून भी आ जाते हैं अस्तित्व में, भले चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, लेकिन नियम कानून आ जाते हैं। उन्हीं नियम कानूनों को हम क्या बोलते हैं, संस्था के नाम से जानते हैं। तो अच्छे से समझ जाइए एक बात कि समाजशास्त्र में जब भी संस्था शब्द आएगा तो आपको संस्था शब्द का अर्थ लोगों से नहीं लगाना है, क्या लगाना है आपको कि ये नियम कानून है, कार्य करने के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट, एक उदाहरण से आपको समझा दिया जाए। हम उदाहरण लेते हैं स्कूल का। स्कूल बेसिकली एक समिति है, ठीक है। स्कूल क्या है, एक एसोसिएशन है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से स्कूल
समिति है। समिति इसलिए है क्योंकि स्कूल मूर्त है, दिखता है हमको। स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल का एक भवन होता है। ये स्कूल का कौन सा रूप है? समिति रूप है। लेकिन इसी समिति के साथ साथ स्कूल का जो संस्थात्मक रूप होता है वो अलग होता है। जैसे स्कूल के बहुत सारे सामान्य नियम होते हैं, जैसे स्कूल सुबह 8 बजे लगेगा या 9 बजे लगेगा, ठीक है, ये सब स्कूल के सामान्य नियम होते हैं। स्कूल में परीक्षा प्रणाली, ठीक है, परीक्षा कैसे ली जाएगी, ग्रेडिंग सिस्टम होगा या परसेंटेज सिस्टम होगा या जो भी होगा, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सिस्टम चलता रहता है, तो वो परीक्षा प्रणाली कहलाती है। अध्यापन पद्धति, सभी स्कूलों में अध्यापन पद्धति टीचर्स के अनुसार कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक। अनुशासन के नियम, कुछ स्कूल कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े कई बार दंड भी मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते होंगे। इसके अलावा मूल्यांकन पद्धति होती है स्कूल में। मूल्यांकन पद्धति से मतलब क्या हो जाएगा कि जो कॉपी चेक होती है उसका क्या तरीका है। कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कहीं उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो देखिए, ये जो सब है ये सब अमूर्त रूप है। ये सब क्या है? अमूर्त रूप है। अमूर्त मतलब ये केवल नियम कानून है, आपको दिखेगा नहीं। इसलिए संस्था कैसी होती है? अमूर्त होती है। वो दिखेगी नहीं। दिखेगा क्या आपको? स्कूल दिखेगा, समिति रूप दिखेगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में स्कूल को सामान्य रूप से संस्था के नाम से ही जाना जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया था, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बोलते हैं हम जरूर संस्था के रूप में, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जब हम इसको संस्था बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य क्या होता है कि इसके जो नियम कानून है ये नियम कानून प्राथमिक है। तो ये सब संस्थात्मक रूप है, जबकि समिति रूप क्या है? स्कूल में शिक्षक, छात्र, वो जो बिल्डिंग है वो उसका समिति रूप है। तो ये डिफरेंस है किसमें? समिति और संस्था के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री हैं टैलकॉट पार्सन्स, और टैलकॉट पार्सन्स ने बहुत फेमस बुक लिखी है और उस बुक का नाम है सोशल सिस्टम। बुक का नाम है सोशल सिस्टम। भारी भरकम ग्रंथ है जो समाजशास्त्र में अपने आप में एक बहुत जाना माना ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। समाज टैलकॉट पार्सन्स की पुस्तक का नाम सोशल सिस्टम देखिए लिखा हुआ है। और पार्सन्स ने जो बुक है अपनी सोशल सिस्टम, इसमें 5 संस्थाएं बताई हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जो बोलते हैं 5 आधारभूत संस्थाएं हैं। पहली संस्था कौन सी? परिवार। दूसरी अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था कोई संगठन नहीं है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बैंक एक संगठन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बोल सकते हैं कि वित्त मंत्रालय एक संगठन है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन अर्थव्यवस्था स्वयं में केवल और केवल क्या है? नियम कानूनों की ही व्यवस्था है, जहां पर आर्थिक नियम होते हैं, जैसे मांग और पूर्ति का नियम। राज व्यवस्था, आपके एमपीपीएससी में आप पढ़ते ही हैं भारतीय राज व्यवस्था। हम उसमें पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो वो जो निर्वाचन प्रणाली है या चुनाव की पद्धति है वो सब किसका पार्ट आता है? वो सब संस्था का रूप है और उसको क्या बोलते हैं हम? राज व्यवस्था। ऐसे ही शैक्षणिक व्यवस्था, जैसे कि शैक्षणिक व्यवस्था में अभी हाल ही में क्या लागू हो चुका है? नई शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति, ये लागू हो चुकी है। अब देखिए, नवीन शिक्षा नीति भी क्या है? कुछ और नहीं है, केवल और केवल क्या है? नियम कानूनों का संग्रह। इसके अलावा धार्मिक व्यवस्था, इसमें धर्म से संबंधित सभी नियम कानून आ जाते हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ ही क्या होता है? नियम कानून। तो पार्सन्स 5 प्रकार की संस्थाएं बताते हैं। आपसे 3 मार्कर में पूछ सकते हैं, या यहाँ ये आपका जो शॉर्ट नोटिस में भी आ सकता है कि पार्सन्स ने कितनी सामाजिक संस्थाएं बताई हैं। तो टोटल इन्होंने कितनी बताई हैं संस्थाएं? ये 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, आपको हर एक टॉपिक में डेफिनेशन याद रखना है,
क्योंकि डेफिनेशन इसलिए जरूरी है कि जब कभी आपसे 3 मार्कर में पूछने में आता है, सपोज आपसे पूछने में आता है कि संस्था को परिभाषित करिए, तो किसी समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से आप संस्था को परिभाषित कर सकते हैं। कई बार आपसे समाजशास्त्री, जैसे कि हो सकता है संस्था में आपसे पूछ लिया जाए कि मैकआवर पेज ने संस्था की क्या परिभाषा दी है, तो तीन चार परिभाषाएं आपको सभी टॉपिक में याद कर लेनी है। परिभाषा याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था। कीवर्ड्स से याद करना है। जैसे देखिए, मैकआवर पेज का लिखना है, संस्थाएं, सामूहिक क्रिया। पहला कीवर्ड क्या हो गया? सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया से मतलब पूरा मानव समाज। सामूहिक क्रिया के विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें काम की हैं आपकी। सामूहिक क्रिया, सामूहिक क्रिया किसी संगठन की हो सकती है। चलिए सपोज हम यहाँ पे एमपीपीएससी को ही ले लेते हैं, जो लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। वहां बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। जो इंदौर में लोक सेवा आयोग है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो वहां जो सामूहिक क्रिया चल रही है, वहां अध्यक्ष से लेकर के क्लरिकल लेवल तक के लोग काम कर रहे हैं। तो वो जो क्रिया है वो सब क्या है? सामूहिक क्रिया कहलाएगी। उसकी जो कार्य प्रणाली है, यानी आयोग की कार्य प्रणाली कैसी रहेगी? आयोग की कार्य प्रणाली अलग रहने वाली है, वो दूसरे विभाग से अलग रहेगी। तो उनकी जो कार्य प्रणाली है लोक सेवा आयोग की, उसका जो स्थापित स्वरूप है, स्थापित स्वरूप से मतलब कि यदि आप लोक सेवा आयोग पहुंचते हैं तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कार्य इस तरीके से होता है, तो वो क्या कहलाता है? स्थापित स्वरूप कहलाता है। उसी स्थापित स्वरूप को क्या बोलते हैं? हम संस्था के नाम से जानते हैं। ये कार्य करने की तरीके, ये कार्य प्रणालियां, स्थापित स्वरूप सभी समूहों में या सभी समितियों में अलग अलग हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। तो ये मैकआवर पेज की डेफिनेशन। नेक्स्ट, ऑकबर्निमकॉफ, इनके अनुसार क्या है? कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं, पहला आपका जो कीवर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां। बात वही है जो मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जैसे लिखा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां, यानी कि संस्था से क्या होता है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि संस्थाएं क्या कर देती हैं? नियम कानूनों का निर्माण कर देती हैं। तो दो में से जो भी डेफिनेशन आपको इजीली याद हो जाए, आप वो याद कर सकते हैं। चलिए, संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताएं बताते हैं गिलिन एवं गिलिन। ये समाजशास्त्री हैं, गिलिन एवं गिलिन समाजशास्त्री हैं, ठीक है। और इन्होंने संस्था की विशेषताएं बताई हैं। ये जो लिखा हुआ है कल्चरल सोशियोलॉजी, ये गिलिन एवं गिलिन की बुक है। उनकी बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी। तो कल्चरल सोशियोलॉजी में इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने संस्था की विशेषताएं बताई हैं। आपसे पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं। चलिए बात करें, पहली विशेषता क्या है? सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। इन्होंने संस्था को क्या बताया है? सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बताया है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें धर्म या विवाह, ठीक है ना, जैसे भारत देश में यदि हम बात करें तो भारत देश में धर्म और विवाह ये दोनों ही क्या है? ये पूर्ति जो भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था है उसकी एक यूनिट है, यानी उसकी एक इकाई है। विवाह अपने आप में एक बहुत विशाल संस्था है, बहुत प्रभावशाली संस्था है, जो भारत में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए ये बोलते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था की एक इकाई है। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर के संस्कृति बन जाती है। नेक्स्ट, स्थायित्व। स्थायित्व का तात्पर्य होता है कि संस्थाएं अपेक्षाकृत कैसे होती हैं? स्थायी होती हैं, यानी इतनी जल्दी वो समाप्त नहीं होती हैं, ना ही इतनी जल्दी बदलती हैं। जैसे धर्म, विवाह, शिक्षा, ये सब क्या है? ये जब से मानव समाज
का कहना चाहिए सभ्यता प्रवेश की है मानव समाज में, तब से इनका निर्माण हो चुका है और आज तक चल रहे हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कैसा है, स्थायी। सुपरिभाषित उद्देश्य, जैसे विवाह, विवाह एक संस्था है, शिक्षा संस्था है, इनके उद्देश्य परिभाषित हैं, जैसे शिक्षा। कई बार एमपीपीएससी के इंटरव्यू में पूछते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यदि आपने बीएड कर रखा है तो नॉर्मली शिक्षा की बहुत सारे लोगों ने परिभाषा दी है, तो मनुष्य का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना, चतुर्मुखी विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसलिए संस्थाओं के हमेशा उद्देश्य कैसे होते हैं, सुपरिभाषित। सांस्कृतिक उपकरण, अब देखिए सांस्कृतिक उपकरण से मतलब ये हो जाता है कि संस्थाएं, उनके कुछ ना कुछ उपकरण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सपोज विवाह है, तो विवाह के समय यदि हम बात करें तो विवाह के समय कलश, ठीक है ना, कलश हो गया, नारियल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब सांस्कृतिक उपकरण की कैटेगरी में आ जाते हैं। या आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में त्रिशूल या और भी कई सारी चीजें हैं, वो जो पूजा करने की आरती होती है, वो सब किसकी श्रेणी में आते हैं, ये सब सांस्कृतिक उपकरण है, यानी इनसे ही संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नेक्स्ट, प्रतीक, यानी क्या, सिंबल, ठीक है। तो हर एक संस्था का एक देखिए प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका एक लोगो भी होता है, तो वो जो लोगो है, वो लोगो उस संस्था का एक्चुअली प्रतीक होता है। जैसे आपने देखा होगा फोर व्हीलर कंपनी है, ठीक है, BMW या ऑडी, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि वो जो रिंग्स बने रहते हैं, यदि किसी कार के ऊपर रिंग्स बने हुए हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो ऑडी है। तो कोई भी संस्था है, ऑडी अपने आप में एक समिति है, जो ऑडी कंपनी है वो अपने आप में समिति है, लेकिन उसका पहचाना कैसे जा रहा है, उसके प्रतीक से पहचाना जा रहा है। या भारत में यदि हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो प्रतीक है भारत का, भारत के गौरव का, सम्मान का, देश प्रेम का। तो हर एक संस्थान में उसका प्रतीक जरूर होता है। या आपने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्रॉस लगा हुआ होता है, तो वो प्रतीक है किसका, हॉस्पिटल का। नेक्स्ट, तो स्पष्ट परंपराएं, हर एक संस्था में क्या होता है, परंपराएं चलती हैं। जैसे धर्म की यदि बात करें तो धर्म में सपोज जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम किसी भी मंदिर में जाएंगे तो जूते चप्पल हम बाहर उतार के ही जाते हैं, जबकि चर्च में ऐसा नहीं होता, वहां जूते चप्पल पहन के भी लोग चले जाते हैं। तो सुस्पष्ट परंपराएं हैं, हिंदू मंदिरों में कोई भी जूते चप्पल पहन करके अंदर नहीं जाएगा। तो अलग अलग धर्म के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ इस प्रकार की परंपराएं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के ही जाना है आपको, ऐसी परंपराएं चलती हैं। तो ये गिलेनम गिलिन ने संस्था की कितनी विशेषताएं बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्था का विकास, यानी आज के दौर में जो भी नियम कानून है, चाहे वो विवाह के नियम कानून है, चाहे धर्म है, या फिर हमारे सामने आईपीसी सीआरपीसी है, तो आखिर इसका उद्विकास हुआ कैसे। तो संस्था का उद्विकास, एवोल्यूशन, देखिए उद्विकास जब शब्द आता है, उद्विकास का अर्थ ये होता है कि ऐसा विकास जो किसी भी, मतलब जो विकास है, विकास कैसा हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है, इसकी गति कैसी होती है, धीमे धीमे होती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, उद्विकास के नाम से जानते हैं। यानी उद्विकास, यदि आपसे पूछने में आता है उद्विकास का तात्पर्य क्या है, तो ऐसा विकास जो स्वयं होता है, स्वतः होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, और इसकी गति कैसे होती है, बहुत धीमे धीमे होती है। तो संस्था का भी उद्विकास कैसे हुआ है, बहुत लंबे समय बाद धीमे धीमे हुआ है। इसका वर्णन किसने किया है, तो इसका वर्णन कौन करता है, समाजशास्त्री समनर, जिनकी बुक का नाम मैंने आपको बताया था, फोकवेस। चलिए समनर का ये कहना है कि
हमारी आवश्यकता पूर्ति, हमारी कोई भी आवश्यकता है, उस आवश्यकता पूर्ति को लेकर के किसी भी व्यक्ति के मन में सबसे पहले क्या आता है, एक विचार आता है कि इसके द्वारा हमारी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, मैं ऐसा कर लूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है। ठीक है, इस विचार की पुनरावृत्ति होती है। यदि उस विचार से, उस आइडिया से उस व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो बार बार वो उसे करेगा, तो बस स्वाभाविक सी बात है, यानी उसकी पुनरावृत्ति होगी। जब पुनरावृत्ति होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आदत में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यदि ये बोला जाए कि लौकी का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है और किसी व्यक्ति ने लौकी का जूस पिया और फिर उसके बाद उसने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, कम निकला, तो वो क्या करेगा, लगातार पिएगा और क्या हो जाएगा, वो उसकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आदत होती है इसकी सामूहिक पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए सामूहिक पुनरावृत्ति से मतलब क्या है, पहले एक व्यक्ति कर रहा था, उसने आदत बनाई अपनी, उसकी देखा देखी समाज के बाकी लोग भी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, इसलिए क्या होने लगता है कि सामूहिक पुनरावृत्ति होने लगती है। यानी बहुत सारे लोग उस व्यक्ति की आदत को अपना लेते हैं, बार बार करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरीति। जनरीति यानी जनता की, यानी वो जन से मतलब लोग, रीति मतलब कार्य करने का कोई भी तरीका, तो वो क्या कहलाता है, जनरीति कहलाता है। जैसे कोविड की यदि हम बात करें, जब कोविड आया था तो जो डॉक्टर्स थे वो मास्क पहनते थे क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। नॉर्मली डॉक्टर्स मास्क तो पहनते ही हॉस्पिटल में रहते हैं। तो उसको देख करके, क्योंकि उनकी तो आदत थी, जो लोग बाहर निकल रहे थे, जो गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो भी मास्क को पहनते थे। तो देखा देखी हमको मालूम है सभी लोगों ने क्या किया, मास्क को पहनना प्रारंभ कर दिया। तो मास्क उस समय क्या आ गया था, जनरीति में आ गया था। फिर कोविड जब चला उस समय देखिए वो जो मेडिकल वाला मास्क था व्हाइट कलर का, उसके साथ ही आपने देखा होगा कि मास्क फैशन का पार्ट भी बन गया था और डिजाइनर मास्क भी आने लगे थे। डिजाइनर मास्क से मतलब क्या होने लगा था, जैसे कि महिलाओं की ड्रेस से संबंधित, उनके मैच मेकिंग से संबंधित मास्क भी आने लगे थे कि यदि पिंक कलर की कोई ड्रेस है तो उससे रिलेटेड ऑनलाइन पिंक कलर के मास्क भी मिल रहे थे। तो वो उस समय जनरीति में जुड़ चुका था। तो जनरीति मतलब कोई भी ऐसा काम करने का तरीका जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरीति बोलते हैं। अब जनरीति दो तरीके से आगे बढ़ती है। क्या? कई बार वो आगे बढ़ जाती है जनरीति, यानी कार्य, बहुत सारे लोग कोई ऐसा काम करें कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहे। कई बार तो ये भी होता है कि ये जनरीति, इसकी आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, नहीं रहती इसकी आवश्यकता, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे करते रहते हैं, करते रहते हैं, और ये सोच के करते हैं कि हमारी पुरानी पीढ़ी ने भी ये किया था तो हम ये करेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रथा। ठीक है, अब पुरानी पीढ़ी ने क्यों किया था ये किसी को नहीं मालूम होता है। आपने देखा होगा विवाह के अवसर पर, ठीक है ना, विवाह के अवसर पर ऐसे न जाने कितने कार्य होते हैं जो आपने अपने घरों में होते हुए देखे होंगे कि वर वधू है, उनसे बोला गया कि यहाँ ये हल्दी का टीका लगा दो, या उनसे बोला गया कि यहाँ हाथे लगा दो, कुछ भी। अब आप यदि ये पूछें अपने घर में कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो बहुत कम लोगों को उसका जवाब मालूम होता है, और नहीं भी मालूम होता है, 90% नहीं मालूम होगा, और ये बोल दिया जाता है कि ऐसा अपने परिवार में होता है, चला आ रहा है शुरू से, अपने परिवार में अपने बूढ़े बुजुर्ग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रथा। तो प्रथा क्या है, प्रथा जनरीति का ऐसा तरीका है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई सारी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, जैसे पर्दा। पर्दा को क्या बोलते हैं हम, प्रथा। चला आ रहा है, आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चला आ रहा है। लेकिन यदि जनरीति में, दूसरा जनरीति कैसे आगे बढ़ती है, यदि उसमें जन कल्याण का भाव जुड़ जाए,
यानी कोई ऐसा काम जो ये मान लिया जाए कि हाँ वास्तविकता में ये काम बहुत अच्छा है और समाज के कल्याण के लिए है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोकाचार या रूढ़ि के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण है इसका बहुत ज्यादा कि संपत्ति हस्तांतरण। संपत्ति हस्तांतरण को लेकर के हर एक समाज में नियम बने हुए हैं और बड़ा सामान्य सा नियम है, माता पिता से संपत्ति बच्चों को ट्रांसफर होती है, ठीक है। हालांकि इस नियम को लेकर के अब कानून बना है, लेकिन कानून तो अब बना है, संपत्ति हस्तांतरण का नियम तो बहुत प्राचीन है। तो संपत्ति हस्तांतरण लोकाचार या रूढ़ी की श्रेणी में सम्मिलित होता है, ये प्रथा में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि इसमें जन कल्याण का भाव जुड़ा हुआ है। लेकिन पर्दा प्रथा में जन कल्याण का कोई भाव नहीं जुड़ा हुआ है। किसी परिवार में पर्दा प्रथा यदि चल रही है, बस वो चलती रहती है। उसके पीछे कारण ये दिया जाता है कि वो दादी भी करती थी तो माँ भी करती थी तो आप भी करो, चलता रहता है, जन कल्याण कुछ नहीं हो रहा उससे। लेकिन यदि हम संपत्ति हस्तांतरण की बात करेंगे तो इसमें जन कल्याण का भाव है, तो इसे लोकाचार या रूढ़ी कहते हैं। तो अंतर है लोकाचार रूढ़ी में और प्रथा में, ये अंतर है। और ये दोनों आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? संस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के नियम कानून बन जाते हैं। तो ये संस्था का विकास है, ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, समनर के अनुसार ही समझाना है आपको। इस तरीके का डायग्राम बना करके थोड़ा थोड़ा लिखते हुए आप समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, संस्था के कार्य या फिर संस्था का महत्व, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, कार्य पूछ लें या महत्व पूछ लें, एक ही बात है। किसने बताया? गिलिन एवं गिलिन ने। बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी। चलिए सबसे पहला कार्य क्या बताते हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। एक संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराती हैं, बात सही है। जैसे शिक्षा, जो शिक्षा नामक संस्था है वो हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति कराती हैं। आप जब भी लिखेंगे तो लिखने के साथ, जैसे आपने लिखा कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, तो उसमें उदाहरण जरूर लिखते जाइए। अकेला आपको ये लिख देने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण समाजशास्त्र में हमेशा क्या होता है, या अकेले समाजशास्त्र की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, उदाहरण के साथ आप लिखाएंगे ना, लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाना, दूसरी विशेषता क्या है? ये व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती हैं। सरल इसलिए बना देती हैं क्योंकि नियम पहले से ही स्थापित है, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की आवश्यकता या कोई भी काम कठिन तब लगता है जब उसको लेकर के नियम बना हुआ ना हो। लेकिन संस्था का नाम ही क्या है? नियम पहले से बना हुआ है। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, इसलिए कार्य सरल है। स्कूल जो भी जाएगा यूनिफॉर्म पहन के ही जाएगा। संस्कृति की वाहक, जैसे धर्म की यदि हम बात करें तो धर्म या विवाह ये कैसे होते हैं? संस्कृति की वाहक, यानी प्राचीन समय से जो चल रहा है आज भी वो देखने को मिल जाएगा। तो आधुनिक संस्कृति और प्राचीन संस्कृति को ये मिला देते हैं। सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करना। देखिए अनुरूपता, अनुरूपता से मतलब होता है एक जैसा। तो एक जैसा इसलिए है क्योंकि संस्था ने जो नियम बनाए हैं वो नियम एक जैसा है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम भारत में आप किसी भी मंदिर में पहुंचेंगे तो जूते चप्पल आपको बाहर उतारना ही है। यह सांस्कृतिक अनुरूपता कहलाती है। ऐसे ही विवाह में भी सांस्कृतिक अनुरूपता थोड़े बहुत, जैसे उत्तर भारत में सांस्कृतिक अनुरूपता विवाह को लेकर के एक जैसी मिलेगी, आपको दक्षिण भारत में एक जैसी मिलेगी। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का साधन। तो जो संस्था होती है वो सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन होती है, और संस्था के नियम चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो, उसका उल्लंघन करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उसका उल्लंघन करने पर यदि वो लिखित नियम है, यदि सरकारी नियम है तो कानूनी दंड मिलने वाला है आपको, और अलिखित यदि नियम है
तो वहां पर आपको समाज की आलोचना का शिकार बनना पड़ जाएगा। जैसे विवाह की यदि हम बात करें तो विवाह या धर्म, इन्होंने क्या कर रखा है, समाज के ऊपर नियंत्रण बना के रखा हुआ है। जैसे बिना विवाह किए दो लोग, भारत की यदि हम बात करें, भारतीय समाज की यदि बात करें, तो बिना विवाह किए दो लोग साथ में नहीं रह सकते। ये विवाह का नियम है और ये बहुत तगड़ा नियम है जो समाज के ऊपर नियंत्रण बना करके रखता है। परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण। देखिए, परिस्थिति का मतलब होता है कोई भी पद, समाज में जो आपको पद मिलता है वो, तो संस्थाएं क्या करती हैं, परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण कर देती हैं। जैसे विवाह की बात करें, विवाह के पहले ये जो दो लोग हैं, हमने बोला लड़का लड़की, विवाह के तुरंत बाद ये पति और ये पत्नी, विवाह के पहले पति और पत्नी की परिस्थिति इनको प्राप्त नहीं होती है, ये विवाह के बाद ही प्राप्त होगी। तो संस्था क्या कर देती है, परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण कर देती है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक, जैसे शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन क्या है, शिक्षा। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर आधुनिकता लाती है, हमको ये बताती है कि ये विचार ज्यादा बेहतर है, हम इसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से विकास होगा। तो शिक्षा सारा अंधकार समाप्त कर देती है और प्रकाश को हमारे जीवन में लेकर के आती है। सो दैट सामाजिक परिवर्तन में संस्थाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ये इतनी संस्था के कार्य हैं या फिर महत्व है, किसके अनुसार, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। चलिए अब बात करते हैं संस्था और समिति में अंतर की। पहली बात, समिति व्यक्तियों का समूह है, यह आपको बताया था। संस्थि क्या है, समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल, स्कूल अपने आप में क्या है, यदि हम टीचर्स और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्कूल अपने आप में क्या है, समिति है। या कोई भी सरकारी विभाग अपने आप में समिति है, लेकिन उसी में संस्थात्मक रूप क्या है, नियम कानून की व्यवस्था, यानी स्कूल के जो नियम है वो क्या कहलाएंगे, संस्था। अब चूंकि व्यक्तियों का समूह है, पहला अंतर क्या हो गया, व्यक्तियों का समूह, और दूसरा ये नियमों का समूह। चूंकि व्यक्ति हैं इसलिए ये मूर्त है, यानी समिति हमें दिखेगी। ये नियम है, अमूर्त है, आप नहीं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं केवल। समिति की स्थापना कैसे होती है, उद्देश्य पूर्वक। जैसे कोई स्कूल खुल गया, कोई कॉलेज खुल गया, या कोई नया विभाग बन गया, तो उद्देश्य पूर्वक स्थापना होगी उसकी। लेकिन नियमों का विकास कैसा होता है, धीरे धीरे अपने आप विकास होता है। शुरुआत में थोड़े बहुत नियम होते हैं, आगे बढ़कर के बहुत सारे नियम बन जाते हैं। व्यक्तिगत कल्याण, समिति हमेशा किस पर जोर देती है, व्यक्तिगत कल्याण पर। व्यक्तिगत कल्याण से मतलब आप समिति के जो सदस्य होते हैं, केवल उन सदस्यों के कल्याण पर ही वो जोर देगी, सभी के कल्याण पर जोर नहीं देगी। कोई भी समिति हो, हमेशा ही ऐसा होता है। स्कूल का भी आप उदाहरण ले लें तो स्कूल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, स्कूल हमेशा उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम करेगा, इसलिए क्या बोलते हैं हम उसको, व्यक्तिगत कल्याण। लेकिन संस्था, यानी कि धर्म की बात करें, विवाह की, शिक्षा की, तो इन संस्था के अंदर कैसा भाव होता है, सामूहिक कल्याण का, यानी कि सभी लोगों का विकास या सभी लोगों का कल्याण। ये क्या है, ये संस्था की विशेषता है। समितियां कई बार अस्थायी होती हैं। जैसे मैंने आपको जब समिति बताया था तो उसमें बताया था कि कई सारे जांच आयोग होते हैं, ठीक है। जांच आयोग, जैसे पटवारी की परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ था, उसके लिए जांच आयोग बना दिया, अब वो समाप्त हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो समितियां अस्थायी भी होती हैं, लेकिन संस्था यानी कि नियम जो बन गया, वो नियम कैसा हो जाता है, हमेशा स्थायी रहता है। समिति का एक नाम होगा, हमेशा आप देख लीजिए, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कोई भी सरकारी विभाग है, उसका नाम होता है। संस्था में हमेशा क्या होता है, संस्था में हमेशा क्या होता है, प्रतीक होता है। जैसे कि पुलिस विभाग, लेकिन आपने देखा होगा पुलिस विभाग का जो प्रतीक होता है वो इस तरीके से
आपका रेड और ब्लू कलर की एक पट्टी होती है, वो किसका सिंबल है? वो पुलिस विभाग का सिंबल है। तो वो नियम कानून यानी कि संस्थात्मक प्रतीक है। संस्था के नियम, समिति के नियम कैसे होते हैं? औपचारिक, ज्यादातर समितियां कैसी हैं? जानबूझ करके स्थापना की गई है, औपचारिक नियम है। इसका अर्थ ये कि अधिकांशतः नियम कैसे होते हैं? लिखित। लेकिन जो संस्थात्मक रूप होता है वो बहुत हद तक कैसा होता है? अनौपचारिक, यानी कि जैसे विवाह की बात करें, धर्म की बात करें, तो यहाँ नियम कैसे हैं? अलिखित नियम। समिति कमजोर नियंत्रण। कमजोर नियंत्रण से मतलब क्या है? समिति का अपने सदस्यों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जब वो नियम कानून से जाते हैं, यानी क्या है, हम यदि नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो संस्था अपने सदस्यों पर नियंत्रण बहुत ज्यादा रखती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि धर्म या विवाह, ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं भारत जैसे देश में, और इन्होंने बहुत ज्यादा नियंत्रण रख रखा है अपने सदस्यों के ऊपर। धर्म और विवाह के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत भारत जैसे देश में तो खैर किसी की नहीं है। चलिए, समिति की बात करें तो समिति से सांस्कृतिक हस्तांतरण नहीं होगा। सांस्कृतिक हस्तांतरण कहां से होता है? संस्था से होता है। और कैसा रहता है वो? पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक हस्तांतरण चलता रहता है। तो ये समिति और संस्था के कुछ अंतर हैं। पॉइंट वाइज आपको याद कर लेना है, शॉर्ट नोट में पूछने में आ सकता है, एज इट इज आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़े। मैकएवर पेज जाने माने समाजशास्त्री हैं, उनका स्टेटमेंट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। आपसे 3 मार्कर में पूछने में आ सकता है, आपको ये स्टेटमेंट दे करके कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, कि ये किसने कहा? तो ये मैकएवर पेज ने कहा है। उसके पीछे उनका रीजन वो सही भी है कि कोई भी व्यक्ति समिति का ही सदस्य होता है, क्योंकि देखिए समिति और संस्था साथ में चलती है। जैसे उदाहरण, स्कूल, स्कूल समिति भी है और स्कूल में नियम कानून भी है, इसलिए स्कूल संस्था भी। तो शिक्षक और छात्र स्कूल के सदस्य हैं, तो उसके समिति रूप के सदस्य होते हैं, संस्थात्मक रूप के सदस्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि संस्था केवल और केवल नियम कानून है, इसलिए नियम कानून का सदस्य कोई नहीं बन सकता। सदस्य किसका बनाया सकता है? संगठन का आप सदस्य बन सकते हैं, नियम कानून के सदस्य आप नहीं बन सकते। इसलिए मैकएवर पेज का ये कहना है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। ये आपसे 3 मार्कर में पूछने में आ सकता है। चलिए आगे, ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है। तो 3 टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं मूलभूत अवधारणाओं में। कौन कौन से? समुदाय, समिति और आज संस्था। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मानदंड और मूल्य पर। संस्कृति हम बाद में पढ़ेंगे, इसके पहले पढ़ेंगे मानदंड और मूल्य। ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी करिए। ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इससे आप नोट्स बना सकते हैं, और जैसा कि मैं आपको बताता जा रहा हूँ बीच बीच में प्रश्न, तो उनके उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उत्तर लिखना है, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।